बताना था जो थोड़ी बहुत बातें। एक छोटी मोटी सी कुछ जो है टर्म्स की बात करें। एक वर्ड आता है BMR। इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब इट इज द एनर्जी required in the most minor body activity। मतलब जैसे जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो वो जो है वो कहलाती है आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, मतलब कम से कम मिनिमम जो आपको मेटाबॉलिक रेट चाहिए वो आपको चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके सिवाय एक चीज होती है जिसे आप बोलते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। मैंने जैसे आपको ना कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, कंपेंसेशन पॉइंट। देखिए क्या होता है कि जैसे अभी अब लिखना मत, पहले तो बताओ कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आपको पता होगा कंपेंसेशन का डिक्शनरी लिटरल इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। एनीवन? टू कंपेंसेट समथिंग। टू हार्म समथिंग। टू हार्म समथिंग? नहीं नहीं, हार्म नहीं होता। जैसे अपन कहते हैं ना भाई उसको फलाने को, कोई चीज अब मान लो जैसे कहीं तूफान आया है तो लोगों को एक कंपेंसेशन दिया गया। अगर किसी कंपेंसेशन नुकसान की बेसिकली भरपाई करना, है जी, हाँ भरपाई करना, किसी का कोई नुकसान नुकसान की हो भरपाई। जाए, हाँ तो उसको भरना, उसकी भरपाई करना, क्षतिपूर्ति, खाना पूर्ति जिसे आप कहते हैं, दैट इज कंपेंसेशन। टू कंपेंसेट मतलब किसी को कोई बेचारे को नुकसान हुआ हो तो उसको जो है उसका नुकसान पूरा कर देना। तो क्या होता है, अगर आप दिन के समय की, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी बात को समझना। ये सूरज चमक रहा है और ये हमारा एक पेड़ है। ठीक है, ये हमारा एक पेड़ है। तो आपको पता है इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है। इसमें प्रोसेस ये चल रहा है कि ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और फोटोसिंथेसिस के लिए। मैं फोटोसिंथेसिस को एक बार बात समझानी है, डायग्राम बनाना नहीं है आपने। और फोटोसिंथेसिस से ये क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, साथ में इसमें रेस्पिरेशन भी चल रहा है लगातार। उस रेस्पिरेशन के लिए ये क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन क्या होता है कि इन जनरल अगर अपन बात करें तो ये जो दिन के समय जब अपन ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस कंपैरेटिवली फास्ट होता है। फोटोसिंथेसिस कंपैरेटिवली फास्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि क्या चीज ज्यादा रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, बताना। ऑक्सीजन। है ना, क्योंकि सर O2। O2, यही हमें फायदा मिलता है। यही हमें फायदा मिलता है कि नॉर्मल जो रूटीन होता है उसमें क्या होता है, वैसे तो प्लांट क्या करता है कि जो ऑक्सीजन यूज करता रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन की जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वो मैंने आपको लिखवाया भी था, वो ये यूज करता रहता है, प्लांट यूज कर लेता है। ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, फिर भी ऑक्सीजन का रेट फास्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलने का रेट फास्ट होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे सुबह सुबह के टाइम या इवनिंग में, जब क्या होता है कि जब जो आपका सूरज जो होता है वो थोड़ा धुंधला होता है,
ठीक है ना, सुबह सुबह या शाम के टाइम जब आपने देखा होगा सूरज जब धुंधला होता है, धुंधला मतलब से क्या हुआ कि उसकी लाइट की एनर्जी जो है कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है ना। उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस जितनी तेजी से हो रहा होता है ना, वो स्लो पड़ जाता है, क्योंकि लाइट उतनी मिलती नहीं, तो फोटोसिंथेसिस स्लो होके फोटोसिंथेसिस की स्पीड और रेस्पिरेशन की स्पीड सेम हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, वो बाहर नहीं जाता। वो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बाहर नहीं जाता, बल्कि क्या होता है कि वो अंदर अंदर यूज हो जाता है, वो बाहर नहीं जाता। क्योंकि वैसे तो वो यूज करता होता है, मगर ये बाहर निकलता ही नहीं। जितना होता है मतलब एक दूसरे कंपेंसेशन अपन बात कर रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड सारा। जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, ठीक है। तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो बाहर ही नहीं निकलता, वही वो यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस। और साथ में जो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन भी कम बन रहा है, तो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन अब बाहर नहीं निकलता, वो बाहर नहीं निकलता। और जो है बाहर से ऑक्सीजन लेने की जगह पर प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो अंदर ही फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनता है वो ले लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं। बाहर से कुछ समय के लिए गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाता है, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से बनती है सारी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, और जितनी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है सारी की सारी रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। तो बाहर से कुछ समय के लिए गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। और ये होता कब है, मतलब अर्ली मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग, जब सन की इंटेंसिटी कम होती। उस कारण से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम हो जाती है, और जो है वो इतनी कम हो जाती है कि वो ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन की रेट के बराबर हो जाती है। तो ये तो आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और ऑक्सीजन बनता है। तो अंदर ही अंदर घूमता रहता है ये गैसेस, बाहर से गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। इसी इसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट। यानी ये जो प्लांट्स हैं इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ टाइम पर दिन में एक बार दो बार ऐसा होता है कि इनमें बाहर से गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट जो अपने दो प्रोसेसेस कर रहा है, इन प्रोसेसेस से बनने वाले गैसेस एक दूसरे को कंपेंसेट कर देती हैं। ये प्रोसेस एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं, एक दूसरे की खाना पूर्ति जरूरत को पूरा कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल कंपेंसेशन पॉइंट। इसके बारे में लिख लेते हैं। ड्यूरिंग अर्ली इन डे, इन मॉर्निंग, सर ये डायग्राम बनाना है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। सर आप लिख नहीं रहे क्या? लिख रहा हूं सर, नजर नहीं आ रहा? ड्यूरिंग नहीं मतलब अर्ली इन मॉर्निंग और लेट। हाँ यहाँ तक की स्टॉप। हाँ जी अभी यहीं तक लिखा है, सब लिख रहा हूँ। देयर इज ओनली a small amount of sunlight at this time, at these times, दो बार होता है ना दिन में। the rate of, Sir, this is a definition of compensation point. हाँ जी बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस
becomes equal to the rate of respiration, due to which no gaseous exchange takes place between the plants and the surroundings, as all the carbon dioxide produced by respiration is used up in photosynthesis and all the oxygen produced by photosynthesis is used in respiration. सर ये बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, आप लिखो। हाँ बस है ये इतना ही, बस इसके आगे लिखना दिस इज कॉल्ड कंपेंसेशन पॉइंट बस। सर ये सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? स्मॉल, ये ना यस। स्मॉल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये आपने सर लास्ट लाइन में फोटोसिंथेसिस के साथ क्या लिखा है ये? यस is सर। used in respiration. ओके सर। सर डन। चलो Sir, can you please wait? क्लियर डे। Sir, Yes, in last point. Done, sir. This is called compensation point. अब देखिए क्या है, दूसरी बात क्या होती है कि जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो हमारी लंग्स जो है बिल्कुल खाली नहीं होती, उनमें कुछ हवा भरी रहती है।
उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखिए ड्यूरिंग द सर ये कंपनसेशन पॉइंट का ही है? नहीं, कंपेंसेशन पॉइंट हो गया बेटा। मैंने कहा ना छोटी छोटी कुछ दो चार बातें बतानी है जो इसी प्रोसेस में रेस्पिरेशन में अपने को पता होनी चाहिए। एक और अलग बात है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल when air is let in and exhaled out, the lungs always contain a रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। उनमें हमेशा कुछ बची हुई वॉल्यूम होती है हवा की। सो दैट the walls of lungs do not collapse, आपस में चिपकती नहीं। तो हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहती है। इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, अगली बात, दी सर माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला एक बार बता दो। देखो क्या होता है, जैसे जैसे गुब्बारा होता है। गुब्बारा, जब नया गुब्बारा लाते हैं कैसे दीवारें उसकी चिपकी होती है, देखा आपने गुब्बारे को? Yes, sir. है ना? तो फिर जब एक बार अपने उसको फुला लिया, फुलाने के बाद हवा निकालने के बाद गुब्बारा कैसा होता है? क्या उसकी दोबारा दोबारा से वो दीवारें चिपकती हैं? नो सर। तो सारी हवा निकालने के बावजूद भी थोड़ी सी हवा उसके अंदर रहती है, ताकि उसकी दीवारें चिपकती नहीं है गुब्बारे की। बिल्कुल वही सीन है कि जो मतलब हमारी लंग्स भी तो गुब्बारे की तरह हैं, बैग्स की तरह हैं, ये पाउच की तरह हैं जो हवा को भरती हैं। तो पूरी खाली कभी भी नहीं होती, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा उसके अंदर रहती है। उसको रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिड्यू का मतलब भी वैसे ही बचा हुआ होता है। तो वो बची हुई हवा हमारे हमेशा हमारे लंग्स में रहती है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है? दोबारा बताऊं? नो सर। और कुछ पूछना तो किसी ने? इसका रीजन क्या है? रीजन देखो, कुछ ना कुछ अगर रहती तो इससे क्या रहता है कि बेसिकली गैसेस एक्सचेंज चलता रहता है, बंद नहीं होता। ये चीज होती है। So some amount of pressure would be there. हाँ, सम अमाउंट ऑफ प्रेशर विल बी देयर, बिल्कुल जीरो नहीं होता। ठीक है? Yes, sir. चलिए अब देखिए क्या है कि जैसे हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है कंटेन्स ए मॉलिक्यूल called ADP, adenosine डाइफॉस्फेट। ठीक है? तो आफ्टर रेस्पिरेशन using the energy produced, the ADP
combines with another phosphate to form ATP, adenosine triphosphate molecule. In other words, the energy produced by respiration is stored in the bonds between adenosine and phosphate. When this energy is required for various metabolic activities, the bond between, मतलब एडिनोसाइन भी एक मॉलिक्यूल का ही नाम है, एडिनोसाइन एंड फॉस्फेट of ATP breaks to release energy. एक बार आप ये लिखो, फिर बात करते हैं. Sir, done. Sir, wait. Sir, done. ओके, चलिए तो आगे बढ़े ना सब. Sir, last line रह गई 1 मिनट. हाँ जी, लिख लो क्योंकि मैं भी समझाऊंगा भी इसको.
सर डन। ओके, तो अब क्या होता है कि जैसे, अच्छा एक मिनट पहले लिख तो लें अपने, when this energy is required for various metals, the bond between adenosine and phosphate of ATP breaks to release energy. Due to which ATP is converted back into ADP. Now again, this ADP takes energy and forms ATP, and in this way the cycle goes on. देखिए क्या होता है कि जैसे हमारा जो खाना बनता है तो उसमें क्या होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल होता है, आप उसको कह सकते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अपने को कोई बहुत स्ट्रक्चर पे तो नहीं जाना, पर समझ लो एडिनोसाइन, जैसे मान लो मैंने ये ए बनाया एडिनोसाइन, और डाइफॉस्फेट का मतलब हो गया कि उसके ऊपर 2 फॉस्फेट लगे होते हैं। मान लो 2 फॉस्फेट उसके साथ जुड़े हुए, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, पी और पी लिख दिया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इस तरीके से लगे, या अपने ऐसे लगाते हैं आपको, ठीक है, ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, ADP, 2 फॉस्फेट है ना इसके अंदर। अब क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है ना, रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है तो ये जो ADP होता है ये एनर्जी लेता है, ये एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन का इनपुट लेता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, obtained from respiration। मतलब शरीर में ये नहीं है कि गर्मा गर्म रोटियां उतर रही हैं और दबा दबा खाते जाओ, ऐसा नहीं होता। यानी ये होता है कि रोटियां बना के कैसरोल में रख देते हैं और फिर जिसको जैसी जरूरत होती है वो निकाल निकाल के खाता रहता है, कुछ ऐसा सीन है। तो ये जो है, अब ये जो है एडिनोसाइन, इससे एक ये इस प्रोसेस में क्या करता है कि एडिनोसाइन एक फॉस्फेट और अपने साथ जोड़ता है, एक फॉस्फेट और जोड़ता है अपने साथ इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये फॉस्फेट जोड़ता है, तो इससे क्या होता है कि इसके साथ जो बनता है जो मॉलिक्यूल, वो कहलाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हो जाता है 3 फॉस्फेट हो गया ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कहते हैं कि जो एनर्जी है ना, वो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है फॉस्फेट और एडिनोसाइन के बीच में, इनमें स्टोर होती है, ठीक है, इनमें ये स्टोर हो जाती है। अब जब बॉडी की एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो वापस क्या होता है कि ये जो ATP बना है, ये ATP क्या करता है, ये अपनी एनर्जी रिलीज करता है। कैसे कि ये जो इसने एक फॉस्फेट छोड़ देता है, एक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है वापस। ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, -P, यानी ये छोड़ देगा एक फॉस्फेट को। तो फॉस्फेट को छोड़ेगा तो आप समझ सकते हो वापस क्या बन जाएगा, ये वापस बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये साइकिल फिर चलती रहती है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट फिर से एक फॉस्फेट लेगा, एनर्जी लेगा, लेकिन हाँ जब ये फॉस्फेट टूटता है ना तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक मतलब कोई भी लाइफ, जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं उसका एक नाम मेटाबॉलिज्म है। यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है बार बार, ADP से ATP बनता है, फिर वापस ATP से ADP बन जाता है। तो इस तरीके से
ये मतलब आप यूँ समझ लो, एक एनालॉजी से अगर आप समझना चाहो तो यूँ समझ लो कि जैसे जब ये यहाँ होता है ना तो बैटरी डेड होती है, डेड बैटरी है। और यहाँ पर ये चार्ज हो जाती है। ये तो वैसे ही समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐसे लिख मत आना कहीं एग्जाम में, मतलब आप ये समझो इस तरीके से होता है। तो बैटरी डेड हो जाती है, एनर्जी यूज हो जाती है बैटरी की, तो डेड हो जाती है, तो वो एटीपी वाली कंडीशन में आ जाती है। फिर दोबारा से रिचार्ज होती है तो दोबारा से वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ये साइकिल चलती रहती है। जैसे अपन फोन बार बार यूज करते हैं तो उसकी एनर्जी हम यूज करते रहते हैं, फिर वो चार्जर में लगाते हैं, वही सीन है यहाँ पर। समझ So we have to बोलो draw कोई this मसला? diagram of है जी, ATP and ATP. So है we जी, have to draw this diagram. हाँ जी, हाँ जी, दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर यू। आपको ड्रॉ करना है बेटा। बैटरी तो वैसे समझाने के लिए है, बनाना चाहो बना लो, कोई कंपल्शन नहीं है। डन कर लिया? तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। इतना करने पर हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस सारा पूरा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मतलब देखो, आप, मेरा तरीका रहता है कि कोई भी ऐसी बात ना रहे कि उसके बाद अगर कोई थ्योरेटिकली हमसे कोई क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट ना कर सकें। आपको जवाब मिलेगा मेरे लिखवाई हुई हर बात में, ठीक है ना? तो अब देखिए क्या है कि हम आगे बढ़ते हैं। So सबने लिख लिया? ओके। सर पिछली वाली स्लाइड चलाना ये वाली या इससे भी पिछली वाली? सर, यही वाली। डन सर। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे तीसरा लाइफ प्रोसेस। so can you please show again the last slide? Thank you, sir. ओके, अब देखिए क्या है। Sir, please show. Sir, अरे please यार show क्या last बात slide. हुई, इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मोनालिसा थोड़ी बना रहे हैं अपने। कलर्स भरने तो नहीं बैठ गए कहीं? Sir, done. सब कंफर्म है? Yes, sir. ओके, चलिए, तो आखिर फाइनली हम जो है तीसरा लाइफ प्रोसेस शुरू करते हैं, एंड इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा लाइफ प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या है ट्रांसपोर्टेशन? is the movement of materials
from one part of the body of an organism to another part. Usually कहां से कहां ले जाया जाता है? Usually from a region of their availability to the region of their use, storage or elimination. ठीक है, this is the definition for transportation. Sir, it is the second last process. Then our chapter will be completed. ये सेकेंड लास्ट मतलब 4 लाइफ प्रोसेस करने हैं तो उसमें ये थर्ड आ गया हमारे पास. Transportation is the movement of materials from one part of the body of an organism to another part, usually from region of their availability to the region of their use, storage or elimination. सर रीजन ऑफ देयर के बाद क्या लिखा है? Use. ठीक है, तो अब आगे जो है इसको अपन कल शुरू करेंगे क्योंकि आगे अब टॉपिक लंबा है तो वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए. ठीक है.